Okay, students. So today's now in this lecture we are going to discuss the multiple choice question. आज इस लेक्चर में हम लोग जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर है, इसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और बोर्ड एग्जाम में आपको मालूम है इनका वेटेज 1 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स में इस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए, हम लोगों के सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 एंड B2 आर गिवन -7 पिकोकूलॉम एंड +4 पिकोकूलॉम। क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है कि दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं B1 और B2 जो -7 पिकोकूलॉम और +4 पिकोकूलॉम चार्जेस हैं, जिनके रिस्पेक्टिवली आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द थर्ड आइडेंटिकल बॉल B3। एक मेरे पास में थर्ड बॉल B3 है, आइडेंटिकल है, जिसके साथ में हम इनको कॉन्टैक्ट में रखते हैं एंड देन सेपरेटेड, फिर इनको हम लोग क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है आप लोगों से, इफ द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल इज -2 पिकोकूलॉम, अगर फाइनल चार्ज हर एक बॉल पर कितना है, -2 पिकोकूलॉम है, द इनिशियल चार्ज ऑन B3, तो बतलाओ जो मेरे पास में बॉल B3 थी उस पर इनिशियल चार्ज कितना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन को कुछ हम लोग ऐसे देख लेते हैं। यहां पे जैसे मान लीजिए आपने देखा कि जो बॉल मेरे पास में कंडक्टिंग बॉल्स थी, तो आपको मालूम था कि जो B1 बॉल थी, उस B1 बॉल पर मान लेते हैं जो चार्ज Q1 था वो कितना था, -7 पिकोकूलॉम। ओके, जबकि जो मेरे पास में बॉल B2 थी, यहां पर इस बॉल B2 पर अगर आप देखेंगे तो चार्ज कितना है हमारे पास में, आपने देखा +4 पिकोकूलॉम। इस तरीके से इन्होंने क्या रखा है कि जब तीन बॉल्स हैं B1, B2 और B3 ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, अगर हम तीनों बॉल्स को इनको कॉन्टैक्ट में रखते हैं, जानते हैं, तो तीनों बॉल्स को जब हम कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो इन्होंने क्या रखा है कि बतलाओ कि बॉल B3, सपोज जैसे आपने देखा ये एक कोई बॉल B1 है, ये एक कोई बॉल B2 है और ये एक कोई आपने देखा बॉल B3 है। और अगर हम तीनों बॉल्स को कांटेक्ट में रखते हैं, जैसे सपोज आपने देखा B1, B2 और B3, तो इन्होंने क्या रखा है कि अगर कांटेक्ट में रखने के बाद अगर हम इन्हें सेपरेट करते हैं, अगर इन पर हर एक बॉल पर चार्ज -2 पिकोकूलॉम है, तो बतलाओ B3 पर इनिशियल चार्ज कितना था। तो बच्चों, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहां पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपको मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कि तीन बॉल्स हैं, जैसे यहां पे मैं बतला दूं, और तीनों बॉल्स को जब आपस में कांटेक्ट में रखते हैं और फिर जब हम सेपरेट करते हैं तो तीनों बॉल्स पर कितना कितना चार्ज हो जाता है, -2 पिकोकूलॉम। यानी कि आफ्टर सेपरेशन इन तीनों बॉल्स पर जो चार्ज होगा, एक बॉल पर अगर -2 पिकोकूलॉम चार्ज है, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो 3 बॉल्स हैं, इन तीनों बॉल्स पर जो चार्ज होगा 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये तो बात हुई तब की जब कांटेक्ट में रखने के बाद हम सेपरेट करते हैं, लेकिन इनिशियली बॉल B1 पर हमें पता था कि कितना चार्ज है बॉल B1 पर, -7 पिकोकूलॉम, प्लस बॉल B2 का भी मुझे चार्ज पता है कि बॉल B2 का चार्ज कितना है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है 4 पिकोकूलॉम प्लस का। लेकिन बॉल B3 का चार्ज में पता नहीं, तो उसे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कि बॉल B3 पर कितना चार्ज है, x पिकोकूलॉम चार्ज है। ओके, तो यहां पे हम लोग ये डाटा क्या रख देते हैं, x रख देते हैं। तो आपने जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया, तो ये चार्ज बिफोर कांटेक्ट है,
इज इक्वल टू ये चार्ज आफ्टर कॉन्टैक्ट है, क्योंकि चार्ज neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one body to another body। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 7pq और प्लस सॉरी यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 7 में से ये 4 जाएगा, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं मेरे पास आएगा माइनस के 3 पिको कोलॉम और प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां पे अगर आप देखेंगे 3 2 जा 6 माइनस के 6 पिको कोलॉम हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू अगर हम लोग इधर लेके आएंगे दैट इज माइनस का 6 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू आप देखेंगे माइनस के 3 पिको कोलॉम चार्ज होगा जो कि बॉल B3 पे आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे जैसे अगर हम चाहें तो यहां पर इसमें हम लोग अगर देखें इसका आंसर जो मेरे पास में 4 ऑप्शन है इस तरीके से, तो आंसर हम लोगों ने जैसे -3 पिको कोलॉम निकाला हर एक बॉल पर, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, देन इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें उन्होंने कह रखा है द कूलॉम्स फोर्स F वर्सेस 1/r² ग्राफ फॉर 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड Q2 एंड Q3 आर सोन इन फिगर। देखिए F और 1/r² के बीच में 2 ग्राफ मेरे सामने आ रहे हैं, एक Q1 Q2 के बीच में आ रहा है यहां पे आपने देखा, और एक Q2 Q3 के लिए आ रहा है। द चार्ज Q2 इज पॉजिटिव। इन दोनों में एक बात बहुत अच्छे से बतला दी कि चार्ज Q2 पॉजिटिव है एंड हैज लीस्ट मैग्नीट्यूड, देन आप बताइए Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q3 होगा, या आप देखेंगे Q1 इज ग्रेटर देन Q3 इज ग्रेटर देन Q2 होगा, या Q3 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q1 होगा, या लास्ट ऑप्शन Q3 इज ग्रेटर देन Q1 इज ग्रेटर देन Q2 होगा। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझ लें तो ज्यादा बेटर होगा इस तरीके से। जैसे एक ग्राफ बना के हम आपको दिखाते हैं, यहां पर जैसे यहां पर इन्होंने न्यूमेरिकल में हम लोगों से बोल के रखा हुआ था, एक हम लोग इस तरीके से दिखला देते हैं, जैसे ये आपने देखा ये F वर्सेस R², ये मेरे पास में यहां पे ग्राफ होगा जैसे ये है, ये जैसे आपने देखा F ये वर्सेस 1/r², ये आपने देखा ग्राफ है, और ये जो लाइन यहां पर आपने देखा मेरे पास आ रही है इस तरीके से, ये लाइन जैसे आपने देखा कि ये लाइन इस तरीके से आ रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है Q1 Q2 के लिए, Q1 और Q2 के लिए, और ये जो यहां पे सेकंड इस तरीके से दिखला रहे हैं कि ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपने देखा ये इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये रिप्रेजेंट कर रही है Q2 और Q3 के लिए। ओके, यहां ये अगर आपने देखा ये एंगल मेरे पास में कितना है θ1, और ये एंगल अगर आपने देखा कि ये मेरे पास में कितना है θ2, ये हमने अपनी तरफ सेलेक्ट कर लिया। बच्चों आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये F वर्सेस 1/r² है, जिसमें हमें बतलाना है Q1 Q2 और Q3 के लिए। आपको मैं बताऊं कि जैसे अगर मैं tan थीटा ले लूं, tan थीटा मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, स्लोप यहां पे, तो tan थीटा इज इक्वल टू आपको मालूम है क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर आप ध्यान से देखें तो परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F को, और बेस अगर आप ध्यान से देखें बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/r² को। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको एक चीज क्लियर हो रही है बहुत अच्छे से, ये r² जब ऊपर जाएगा तो F इंटू r² इज इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करेगा, tan थीटा को। क्लियर। अब हम लोग यहां से जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, जो यहां पे मेरे पास में कूलॉम्स लॉ है, वो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू K और Q1 Q2 और अपॉन यहां पे कितना हो जाता है, r²। तो यहां हम लोगों को मालूम है कि FR² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K Q1 Q2। तो बच्चों अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये चीज यहां पे आपको थोड़ा समझने वाली है। ये यहां पे
जरा आप ध्यान से देखिए, एफ आर स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ इंटू आर स्क्वायर टेन थीटा, यानी कि स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप को। ओके, और यहां पे अगर आप देखें तो एफ आर स्क्वायर हमारे पास में के क्यू वन क्यू टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि के क्यू वन क्यू टू इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? टेन थीटा के। और यह भी देख लीजिए कि Q1 Q2 ले रहे हैं अगर, तो टेन थीटा वन आ जाएगा। और अगर हम ले ले के Q2 Q3, तो के Q2 Q3 कितने स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है? टेन थीटा टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से हम कह सकते हैं। अब अगर हम इसे इक्वेशन नंबर कोई फर्स्ट लेट कर लें, इसे इक्वेशन नंबर कोई हम लोग सेकंड लेट कर लें, और यहां पर अगर हम लिख दें इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड, देन आपको देखने को मिलेगा Q1 Q2 अपॉन Q2 और Q3 इज इक्वल टू टेन थीटा वन और अपॉन नीचे अगर आपने देखा टेन थीटा टू। तो स्टूडेंट्स यहां से आपको एक चीज क्लियर है बहुत अच्छे से कि Q3 इज इक्वल टू, अगर हम Q3 की बात करें यहां पे, जैसे सॉरी यहां पर मैंने एक मिस्टेक करी, ये Q2 Q3 था, Q2 से ऐसा करिए Q2 कैंसिल कर दीजिए, एक स्टेप हमारे पास में और कम हो जाएगा यहां पे। तो यहां हम लिख सकते हैं इसी को बहुत अच्छे से कि Q1 अपॉन Q3 इज इक्वल टू टेन थीटा वन और अपॉन टेन थीटा टू। ओके, तो जब बात कर लेते हैं Q3 की, तो Q3 इज इक्वल टू आपके पास आएगा Q1 टेन थीटा टू और अपॉन नीचे आपको मालूम है टेन थीटा वन। और फिगर से एक चीज क्लियर ही है, बहुत अच्छे से हम लोगों को मालूम है कि थीटा टू इज ग्रेटर देन किसके है? थीटा वन के। और जब थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन के है, देन हम लोग कह सकते हैं कि Q3 इज ग्रेटर देन किसके होगा? Q1 के। यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है। और चार्ज Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो लीस्ट मैग्नीट्यूड होगा, तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर शो करेगा यहां पे। तो अब हम लोग अगर इसको अरेंज करें, मैंने क्या बताया आपको? Q3 इज ग्रेटर देन Q1 और चार्ज Q2 हैज लीस्ट मैग्नीट्यूड। चार्ज Q2 का मैग्नीट्यूड कैसा है? लीस्ट है। सो दैट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विल बी, डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम लोग देखेंगे तो मेरे पास आएगा Q3 इज ग्रेटर देन Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो ये ऑप्शन इस तरीके से हम लोगों के सामने होना चाहिए। तो ये यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आता है, ये ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज कैप्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है? P है। इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। The amount of work done to rotate it from the position of stable equilibrium to that of unstable equilibrium। हमें इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना रहेगा? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को लेके हम लोग यहां पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक कोई, मैं फिगर से थोड़ा सा बतला दूं आपको, ये एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे आपने देखा इस तरीके से मैं कह सकता हूं, ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड E ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक ये कोई डाइपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने देखा है, इस पर चार्जेस क्या है? -Q और +Q। ये A और ये B, इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास में कितनी है? वो डिस्टेंस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं 2A। लेकिन जो मेन चीज बताने वाली ये है वो है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमेशा -Q से +Q चार्ज की तरफ काम करता है। तो ये स्टेबल कंडीशन है, ये आपको स्टूडेंट्स मालूम होनी चाहिए। ये कौन सी कंडीशन है? स्टेबल कंडीशन है। और अगर ऐसे ही मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूं यहां पे, जैसे आपने देखा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अगर हम लोग ले लें, जैसे ये यहां, और ये आपने देखा कि ये डाइपोल मैंने ले लिया AB, जिस पर चार्जेस क्या है? -Q और +Q हैं। सॉरी, अब +Q ले लो इस तरफ
और माइनस क्यू लो इस तरफ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका डाइपोल मोमेंट P कहां काम करेगा इधर। तो यहां पे जैसे आपने देखा θ1 इक्वल टू 0 डिग्री है, इस केस में θ2 इक्वल टू कितना है 180 डिग्री है। तो अगर किसी डाइपोल को स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लाएंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम सभी लोग जानते हैं, वैसे ही W इज इक्वल टू पीई इन ब्रैकेट cos θ1 माइनस के cos θ2। इनिशियली आपको मालूम है कि डाइपोल कैसा था, स्टेबल कंडीशन में, यानी कि θ1 यहां पे कितना रखोगे 0 डिग्री, और यहां पे अनस्टेबल कंडीशन यानी कि cos 180 डिग्री। और आपको मालूम है cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1, वो इस माइनस के साथ प्लस करके +1 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो पीई इन ब्रैकेट 1 + 1, तो आपके पास में जो वर्क डन आना चाहिए वो वर्क डन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा 2PE, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने ऐसे आ रहा है, इन्होंने क्या रखा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2 × 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट 2 × 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर है। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 6 × 10⁻⁻1 न्यूटन इंटू मीटर। ये किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिस पर टॉर्क कितना लग रहा है 6 × 10⁻⁻1 न्यूटन इंटू मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ। चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट यहां पर P इज इक्वल टू कितना दिया गया है 2 × 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। ओके, और इस पे जो लगने वाला टॉर्क है वो कितना है, यहां पे आपने देखा 6 × 10⁻⁻1 न्यूटन इंटू मीटर। देखिए इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने क्या रखी है, मैक्सिमम टॉर्क। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है मैक्सिमम टॉर्क कब डाइपोल पे लगता है, जब थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री। तो इन्होंने डायरेक्टली आपको एंगल नहीं दिया यहां पे, लेकिन हां आपसे इन्होंने इतना जरूर कह दिया कि जो थीटा हमारे पास में है वो कितना है यहां पे 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो हम लोगों को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E फाइंड करनी है तो टॉ इज इक्वल टू यहां पे पीई साइन थीटा फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आप यहां पे 90 डिग्री रख देंगे तो टॉ मैक्स हो जाएगा ये पीई। तो यहां से हम लोग E इज इक्वल टू टॉ मैक्स अपॉन पी इस तरीके से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। तो टॉ मैक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे 6 × 10⁻⁻1 और P डाइपोल मोमेंट जो कि कितना है 2 × 10⁻⁸। ऊपर जाएगा +8 होगा, +7 आएगा, 2 3 जा 6, तो आपके पास आंसर आना चाहिए 3 × 10⁻7 वोल्ट इंटू मीटर भी लिख सकते, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर भी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये चीजें आप इस तरीके से यहां देख सकते हैं। देखते हैं इसका कौन सा आंसर करेक्ट होता है, ऑप्शन 3 × 10⁻7 वोल्ट इंटू मीटर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन में इन्होंने कह रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E at a point 3 meter away from it. An isolated point charge particle produces an electric field E at a point 3 meter away from it. एक कोई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल है जिसकी वजह से E इलेक्ट्रिक फील्ड 3 मीटर डिस्टेंस पर है। The distance of the point at which the field E/4, वो डिस्टेंस बतलाओ जहां पे E/4 होगा। ऑप्शन कुछ 2 इस तरीके से 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर। सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए आपने देखा पहले वाले केस में जब डिस्टेंस r थी तो उस कंडीशन में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास में कितनी थी, सॉरी 3 थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी मेरे पास में E थी। हम सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू K Q अपॉन R²। ओके, तो इन फर्स्ट केस, पहले केस में E जो है वो मेरे पास में कितना दिया गया है, E ही दिया गया है, जब व्हेन R इज इक्वल टू कितना था 3 था। तो आप लगा देंगे K
क्यू अपॉन और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके ड्रॉप कर दीजिए। इन्होंने क्या रखा सेकंड केस में कि वो डिस्टेंस बतलाओ जहां पर ई अब E/4 हो जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम ई की जगह E/4 ले लें और हम लोगों को वो डिस्टेंस बतलानी, वो डिस्टेंस हम एक्स लेट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड को, तो आप देखेंगे E/E/4 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 9 हो जाएगा और के क्यू अपॉन और कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ई से ई जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल होंगे। तो आप देखेंगे इस तरीके से 4 और ऐसे ये मेरे पास में 4 आ जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पे ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 या एक्स इज इक्वल टू, आप देखेंगे आपने आंसर इसका बतलाया 6 मीटर मेरे पास में इसका आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा कि जब डिस्टेंस 3 मीटर थी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी ई, और जब आपने यहां पर x इज इक्वल E/4 लिया तो वो डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास में 6 मीटर। हम लोग चेक करते हैं आंसर कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 6 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से इन्होंने क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या रखा है एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 न्यूटन आई कैप इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आई कैप हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। आगे क्या रखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए कुछ ऑप्शन इसके इस तरीके से डायरेक्शन के साथ हम लोगों को फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो जैसे आप इस सवाल में देखेंगे, इस न्यूमेरिकल में इन्होंने आपसे क्या क्या रखा है कि जो मेरे पास में लगने वाला फोर्स है, वो लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रॉन पर F इज इक्वल टू, आप देखेंगे दिया हुआ है 6, एक सेकंड मुझे देखना होगा 1.6 है या 16 है, 1.6 है। ओके, तो यहां पे आपने देखा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 16 न्यूटन आई कैप। और जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मालूम ही है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, और वो भी कैसा होता है, नेगेटिव का। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर लें तो E इज इक्वल टू आपको मालूम है क्या होता है, F अपॉन Q। तो यहां पे F 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 आई कैप दे रखा है, और यहां आपसे ये वैल्यू कितनी क्या रखी है इन्होंने, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19। तो आप जब देखेंगे तो आपके सामने आएगा माइनस 1.0 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर कूलम आई कैप। चेक करते हैं हम लोग आंसर, और आंसर इस तरीके से हमारे सामने है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे कि इन्होंने बोल के रखा हुआ है, 2 पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज। दो मेरे पास में थिन मेटल शीट्स हैं और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बस साइन ऑपोजिट है, एक प्लस है और एक माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी सीट, इन सीटों के बीच में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने काफी सारे ऐसे डिस्कस करे हैं। आपको मालूम है सिग्मा, मान लेते एक में सिग्मा 1 दिया है 26.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और एक में सिग्मा 2 इतना ही है बट कैसा है, माइनस का लिया हुआ है इस तरीके से कूलम पर मीटर स्क्वायर। और दो सीटें हैं मेरे पास में इस तरीके से, और इनके बीच में निकालना है हम लोगों को कि इनके बीच में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे इसका तो राइट साइड आ रहा है, तो E1 प्लस बस E2 का लेफ्ट साइड आएगा, तो ये माइनस का E2। वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये वाला माइनस और यहां पे ये वैल्यू भी बाद में दे रखी है, चलो बाद में रख लेंगे वैल्यू, E2 की जगह यहां पे सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू बाद में रख लेंगे। तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अगर हम कॉमन ले लें तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन 2 और इसकी वैल्यू आपको मालूम है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12
सिग्मा 1 की जगह रखेंगे 26.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 और ये माइनस और प्लस इसका माइनस, इसको क्या कर देगा प्लस। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हम लोगों को इसका आंसर देखने को मिलेगा आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट इज द 3 न्यूटन पर कूलम। तो आप इस तरीके से इसका चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में हम लोगों के में एरर है, एक बार हम लोगों को उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया इसका 3 न्यूटन पर कूलम। अभी कैलकुलेशन एक बार हम लोग थोड़ा सा कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। कैलकुलेशन में ये देखिए मेरे पास ऊपर जैसे हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 26.4 और 26.4 इनको जब हम लोग ऐड करेंगे 26.4 प्लस 26.4 तो आप देखेंगे ऊपर मेरे पास आएगा 52.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। ओके, और नीचे अगर हम लोग देखते हैं 8.85 जैसे जो दिया गया है इसमें मल्टीप्लाइड बाई अगर हम लोग 2 करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 17.7 और इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। पावर से पावर ये कैंसिल हो जाएंगी और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 52.8 को डिवाइड करते हैं 17.7 से तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 2.98 और 2.98 अप्रॉक्स मेरे पास में 3 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर होना चाहिए। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। चेक करते हैं इसको। ये डी ऑप्शन होना चाहिए इसका, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन आएगा। अगर आप भी सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। मेरे सामने फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का कंसेप्ट लगेगा और इसके लिए मेरे पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 इज लेस देन 0, Q1 Q2 इक्वल टू 0 और यहां पर आपसे इन्होंने क्या रखा है Q1 Q2 लाइज बिटवीन 1 एंड 0। इस तरीके से मेरे पास 4 ऑप्शन है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में एक कंसेप्ट बतलाता हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको पता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, थ्योरी में आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। अगर हम लोग कूलॉम्स लॉ की बात कर लें तो आपको मालूम है F12 इज इक्वल टू माइनस F21 होता है। इस तरीके से ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। और वैसे फॉर्मूला क्या होता है कूलॉम्स फोर्स का, आपको यह भी मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अट्रैक्शन, मैंने आपको बताया था कि अट्रैक्शन के लिए Q1 Q2 हमेशा लेस देन 0 होगा। देखो एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट समझाते हैं, क्लास 6 का एक कंसेप्ट आपको बताते हैं। प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू, आपको मालूम है क्या होता है प्लस, बोले तो ग्रेटर देन 0। माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है जो कि ग्रेटर देन 0। ठीक है, जबकि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होगा जो लेस देन 0 रिप्रेजेंट करेगा, और माइनस इंटू प्लस ये भी माइनस होगी जो भी रिप्रेजेंट करेगा किसको, माइनस इंटू प्लस करेगा तो लेस देन माइनस आएगा, लेस देन 0 होगा। तो यहां पे स्टूडेंट्स देखिए आप ध्यान से कि यहां पर दोनों चार्जेस लाइक नेचर के हैं। यानी कि जब कभी भी दोनों चार्जेस लाइक नेचर के होते हैं, यानी कि लाइक नेचर का मतलब क्या हुआ, रिपल्सन। तो रिपल्सन क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब आपकी पॉजिटिव वैल्यू इस तरीके से आ रही है। और अगर लेस देन 0 अगर हमें सामने दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब एक चार्ज प्लस का और एक चार्ज माइनस का है। और अनलाइक चार्जेस आपको पता है ये कौन सी कंडीशन शो करेंगे, अट्रैक्शन को। तो लेस देन 0 हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन, जबकि ग्रेटर देन 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, रिपल्सन। ओके, तो यहां पर मैंने आपसे कहा
कि फॉर अट्रैक्शन के लिए Q1 Q2 इज लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब हम लोग लेट कर लेते हैं कि Q1 भैया प्लस का है और Q2 कैसा है, माइनस का है। तो ये मेरे पास में ऑप्शन इस तरीके से आना चाहिए इसका। तो यहां देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, Q1 Q2 इज लेस देन 0। तो हम लोगों ने यहां पे इस तरीके से इसको कंप्लीट किया। ओके स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक हम इन क्वेश्चंस को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।